मैं अब आप सबके साथ रहना चाहती हूँ। वहाँ से आना जाना बार बार करना अब मुझे थकाने लगा है। समर की बात सुनकर पापा जी गंभीर हो गए। वो समर के विचारों से सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा, देखो बेटा, इस घटना से तुम घबरा गए हो लगता है, लेकिन भावुकता में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है जो नौकरी छोड़कर यहाँ समय बर्बाद करोगे। मैं समय बर्बाद नहीं करूँगा। मैं तो आपके साथ यहाँ का काम देखूँगा। यहाँ का काम तो चल ही रहा है। अब इतनी पढ़ाई लिखाई क्या यहाँ खेती करने के लिए की थी? पापा, खेती करना कोई शर्म की बात नहीं है। अब इसमें भी अगर कोई पढ़ा लिखा हो तो अच्छी तकनीकों का इस्तेमाल करके उन्नति कर सकता है। ये सब मुझे भी मालूम है बेटा। देखो बेटा, अगर तुम्हारा मन बीवी बच्चों को साथ ले जाने का है तो तुमने वहाँ पर तो कमरा ले ही रखा है। पापा, वो सिर्फ कमरा ही है, मुझे कभी घर जैसा नहीं लगता। और क्या सिर्फ कविता और बच्चे ही मेरा परिवार है? आप लोगों की कमी नहीं खलती क्या मुझे? तभी जानकी जी बीच में बोली, ठीक ही तो कह रहा है। यहाँ हम भी तो बच्चों के जाने से उदास हो जाते हैं। आप तो अपने कामकाज में लोगों से मिलने जुलने में व्यस्त रहते हो, तो आपको क्या पता फिर वहाँ शहर में आजकल कितना प्रदूषण है। बच्चे यहीं ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि समर यहाँ ना रहे। देखो, पैसे की यूँ तो कोई दिक्कत नहीं है अभी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ आने से पहले और भी कोई काम सेट कर लो। सिर्फ पुश्तैनी खेती के भरोसे मत रहो, उसका कुछ पता नहीं रहता है, कभी मौसम बिगड़ा तो। उनकी बात सुनकर समर बोला, पापा, ये तो सही कह रहे हैं आप। मैंने विचार कर लिया है कि मैं यहाँ खुद के बल पर अपना काम शुरू करूँगा। खेती बाड़ी देखने के साथ कोई और रोज़गार भी करूँगा। समर अगले दिन तो अपनी नौकरी पर चला गया। वहाँ उसने कई तरह के व्यवसाय के लिए विचार किया, लेकिन फिर उसने अनाज से संबंधित व्यवसाय को ही चुना, जिससे वो अपनी खेती बाड़ी पर भी पूरा ध्यान दे सके। उसने अपने ऑफिस में पहले ही सूचित कर दिया और 1 महीने का समय पूरा करके गांव वापस आ गया। अब खुश था कि वो अपना काम के बाद का समय अपने बच्चों के साथ बिता सकता है। वो शहर से दोनों के लिए खिलौने और कपड़े लाया था। बेटा उसे देखता है तो तुरंत उसके पास दौड़ जाता है, लेकिन रिनी दूर खड़ी ही देखती रहती है। उसने रिनी को प्यार से आवाज़ दी, रिनी, यहाँ आओ, देखो मैं कितनी सुंदर गुड़िया लाया हूँ। रिनी तब भी दूर खड़ी रही। तब समर ने फिर कहा, देखो और भी खिलौने हैं, ले लो, आओ। वो नहीं आई और भाग गई कमरे के बाहर। समर का चेहरा ये देखकर उतर गया। आप दिल मत छोटा कीजिए, वो बच्ची है। आप अब यहाँ रहेंगे तो खुद ही हिल मिल जाएगी, कप्तान ने उसे उदास देखकर कहा। समर भी मुस्कुरा दिया, हाँ तुम ठीक कहती हो। जब से घर आई है वो तब से मैं ही यहाँ नहीं था। कर लूँगा दोस्ती उससे, देखना तुम। काम के बाद वो अब सारा समय रिनी और तनय को देता था। वो बच्चों की पढ़ाई भी खुद ही देखता। दोनों ही बच्चे पढ़ने में अच्छे थे। जब भी रिजल्ट आता तनय तो अपने पापा को आकर दिखा देता, लेकिन रिनी अपनी माँ के जरिए ही समर के पास अपना रिजल्ट कार्ड भेजती थी। जितने प्रश्न वो उससे पूछते उतना ही जवाब देती। अपनी तरफ से कोई सवाल जवाब नहीं करती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन समर दोनों बच्चों को पढ़ा रहे थे। रिनी ने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया था। पहले समर ने उससे प्यार से कई बार पूछा कि क्या कारण था जो वो काम नहीं कर पाई, लेकिन रिनी ने नहीं कर पाई, बस इतना ही कहा। बार बार कारण पूछने पर भी जब उसने ठीक से जवाब नहीं दिया तो समर का धैर्य टूट गया। उसने रिनी को जोर से डांटा और वो रोने लगी। तभी कप्ता वहां आ गए। उसने पूछा, क्या हुआ, रिनी क्यों रो रही है? समर कुछ कहता, लेकिन पहले ही तनय बोल पड़ा, पापा ने दीदी को डांटा। समर ने सफाई दी, अरे नहीं, वो तो रिनी ने होमवर्क पूरा नहीं किया था, मैं पूछ रहा हूँ तो बोल नहीं रही थी। हाँ तो ये गलत बात है ना रिनी, पापा जब कुछ पूछ रहे हैं तो बताना चाहिए ना। अपनी माँ के पास जाकर रिनी बोली, मम्मा, मेरी कॉपी मेरी सहेली सिभी ने ले ली थी, वो भी देकर गई है इसलिए। तब कविता ने समर की तरफ देखकर कहा, सिभी ने कॉपी ली थी इसलिए नहीं कर पाई। फिर रिनी से बोली, अपना काम अधूरा हो तो कॉपी किसी को नहीं देते, समझी? रिनी ने भी कहा, जी मम्मा, अब नहीं दूंगी। समर ने तनय और रिनी दोनों को उस दिन पढ़ाई से छुट्टी दे दी। वे दोनों वहाँ से चले गए। वो चुप बैठा रहा, कुछ सोचता रहा। कब तक उसका मूड खराब लगा तो बोली, अरे
आप इतनी सी बात से नाराज हो गए? बच्ची है, अब नहीं करेगी ऐसा। मैं नाराज नहीं हूँ, बल्कि दुखी हूँ। वो मुझे भी तो बता सकती थी ना कि उसकी कॉपी उसके पास नहीं थी। मैं भी तो कितनी देर से प्यार से पूछ रहा था, लेकिन वो नहीं बोली। तुम्हारे एक बार पूछने पर ही उसने अपनी बात कह दी। कविता बोली, ऐसी बात नहीं है, बच्ची है। समर ने उसकी तरफ देखकर कहा, अब तो वो काफ़ी समय से हमारे साथ है। मैंने कितनी ही बार उसे कहा मुझे पापा बुलाया करो, लेकिन पापा कहना तो दूर, वो मुझसे बात भी करना नहीं चाहती है। जबकि रोज़ मैं उसे अलग से समय देता हूँ, खुद पढ़ाता हूँ ताकि वो मुझे अपना सके। ये अनजाना रिश्ता दिल का रिश्ता बन जाए। कविता उसे समझाते हुए बोली, आप ना ज़्यादा ही बढ़ा कर देख रहे हो इस बात को। अरे वो लड़की है, हर लड़की माँ से ही अपनी बात कह पाती है। पापा से तो सभी बच्चे डरते हैं। आप भी तो डरते थे ना अपने पापा से। और फिर आप तो पढ़ाते भी हो उसे। जो पढ़ाता है उससे भी तो बच्चे डरते ही है। तो मैं पढ़ाना बंद कर देता हूँ, कोई और पढ़ा देगा। मैं अपनी छवि उसकी नज़र में बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ। अब कविता को समर की बात पर जोर से हंसी आई। वो बोली, अब तो आप बच्चों जैसी बातें करने लगे। उसकी पसंद नापसंद से पढ़ाई होगी क्या? आप जितना ध्यान आप उसकी पढ़ाई कर सकते हैं, कोई दूसरा रख पाएगा क्या? उसका भविष्य अच्छा बने ये जरूरी है। रही बात रिनी के आपको स्वीकारने की, तो आप ही उसके पिता हैं, ये सच है। उसका आप एक दिन जरूर स्वीकार करेगी। कविता की बात सुनकर समर ने ही खुद को समझा लिया। रिनी समय के साथ बड़ी होती गई। आज उसका 10वीं का रिजल्ट आया था। पूरे स्कूल में उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। गांव भर में उसकी प्रशंसा हो रही थी। समर भी गर्वित महसूस कर रहा था और गांव में मिठाइयाँ बांट रहा था। बिटिया तो बड़ी होनहार है। पूरे गांव में उसके जितना कोई होशियार नहीं थे। गज्जू काका बोले तो तुरंत काकी भी बोली, अरे तो बिटिया किसकी है? उनका ये कहते सुन समर के चेहरे का रंग उड़ गया। लेकिन तभी शारदा काकी बोली, जाएगी तो बाप पर ही ना बिटिया। समर हमरा कम होशियार है कहा? यह सुनकर समर खुश हो गया। हाँ हाँ, तो समर ही तो पढ़ावत है दोनों बच्चों को। सब तुहार मेहनत है बेटा। देखना एक दिन खूब नाम रोशन करेंगे दोनों बच्चे, काका ने कहा। अरे काका काकी, बच्चों की अपनी मेहनत है सब, कहकर वो मुस्कुराते हुए घर को चल पड़ा। घर आकर कविता से बोला, कभी रिनी को बुलाओ। जी अभी बुलाती हूँ। कविता जाकर रिनी को बुला लाई। रिनी आकर समर के सामने सर झुकाए खड़ी हो गई। उसे देखकर समर बोला, आओ बेटा यहाँ बैठो। आज तुमने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। ये सुनकर वो मुस्कुराने लगी। लेकिन बेटा, जब हम कोई सफलता प्राप्त करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हमसे सबकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। उसी तरह अब मेरी भी तुमसे उम्मीद बढ़ गई है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने कुछ सोचा है कि आगे चलकर तुम क्या बनना चाहती हो? अभी तो 12th करना है मुझे, रिनी आहिस्ते से बोली। हाँ हाँ, वो तो करोगी ही, लेकिन किस विषय में रुचि है? आगे चलकर मेडिकल की पढ़ाई करना चाहती हो या इंजीनियरिंग करोगी? कुछ सोचा है क्या तुमने इस बारे में? रिनी समर को हैरानी से देखने लगी तो वो बोले, अगर कुछ और करना चाहती हो, कोई और कोर्स या किसी अलग क्षेत्र से संबंधित कोई पढ़ाई, जैसे शिक्षक बनना हो, होटल मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग या कुछ और, तो तुम बता देना, मैं उसकी पूरी जानकारी करके रखूँगा। रिनी ने हैरान निगाहों से देखते हुए पूछा, क्या आप मुझे डॉक्टर बनाएंगे? उसके सवाल पर वो हंसकर बोले, अरे ये कैसा सवाल है? मैं क्यों बनाऊंगा? तुम्हें खुद अपनी मेहनत से पढ़कर बनना होगा जो बनना चाहती हो। मैं तो सिर्फ तुम्हारा एडमिशन करवा सकता हूँ। प्रवेश परीक्षा की तैयारी बस अच्छे से करनी होती है उसमें, लेकिन उसके लिए तो बहुत खर्च होता है। तो फिर? रिनी ने हिचकते हुए कहा, कैसी बात करती हो बेटा? पैसे की चिंता भी क्या अब तुम करोगी? तो मैं क्या करूँगा? ये सब मेरा काम है। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे और तनय दोनों के लिए सब पहले से सोच रखा है। तुम बस अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करो। ये कहकर समर ने उसके सर पर हाथ फेरा। रिनी ने आगे चलकर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। अब उसे गांव से बाहर जाना था पढ़ने के लिए। रिनी को भेजने की तैयारी होने लगी। दादी उसके हॉस्टल ले जाने के लिए मट्ठी नमकीन वगैरह बनाने में लग गई। दादाजी साथ ले जाने के लिए मेवे ले आए। समर ने कप्ता को बुलाकर पूछा, सब तैयारी करवा दी ना? हाँ जी, हो गई है लगभग सब। अच्छे कपड़े लाई हो ना, वहाँ के फैशन के हिसाब से?
कहीं उसके साथ के पढ़ने वाले उसे टीज ना करें गांव का समझ के। हाँ हाँ, सब लाई हूँ, और मुझसे ज़्यादा तो आप ही ले आए हैं। पढ़ने जा रही है या फैशन परेड में? आजकल सब हर वक्त स्मार्ट दिखना ही पसंद करते हैं, उसके लिए फैशन परेड की ज़रूरत नहीं समझते। मेरी बेटी भी किसी से कम नहीं लगनी चाहिए, समझी? समर की बात सुनकर कप्तान खुश होकर बोली, कितना प्यार करते हैं आप उससे। कोई भी उसे आप जितना प्यार नहीं दे सकता। लेकिन आज भी इंतजार कर रहा हूँ कि कब मेरी बेटी अपनी सफलता की सूचना सबसे पहले दौड़कर आकर मुझे देगी। ये कहते हुए भावुक हो गया, लेकिन खुद पर संयम रखते हुए उसने गहरी सांस ली और फिर बोला, उसे कहना थोड़ा बोल्ड बनकर रहेगी वहाँ। ये नहीं कि कोई परेशान करे तो वो कुछ ही बोले ही नहीं, बिंदास सबको जैसे का तैसा जवाब दे। कप्तान उसे प्यार से देखते हुए बोली, जी साहब। समर के मन में भावना का ज्वार था। वो कप्तान के सामने से हटकर चला गया। कप्तान बहुत खुश थी। समर ने उसकी रिनी की जिंदगी बना दी थी। आज भी जब गांव में कई लड़कियों ने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा था, वहीं समर ने रिनी को आधुनिक सुविधा वाली अच्छी शिक्षा दिलाई। तनय और रिनी में कभी कोई फर्क नहीं किया। उसका दिल ये सोचकर ही सिहर जाता कि यदि समर ना होता तो उसका और रिनी का क्या होता। उसने रिनी को आवाज देकर बुलाया और कहा, रिनी बेटा, तुम हमसे इतनी दूर जा रही हो पहली बार। ख्याल रखना अपना और मन लगाकर पढ़ना। तुम्हारे पापा को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, उन पर खरे उतरना है तुम्हें। जी मम्मा, रिनी ने जवाब दिया। रिनी के जाने का समय भी आ गया। उस वक्त कविता भावुक हो गई। जानकी जी भी उसे गले से लगाकर रोने लगी। तभी पापा जी बोले, रोती क्यों हो तुम दोनों? ससुराल नहीं जा रही है, वो कॉलेज जा रही है। तो जा रही है ना हमसे दूर। आप अपनी सोचो, आपका तो वैसे भी उसके बिना खाना हजम नहीं होता है। अब ना रहेगी वो यहाँ तो क्या करोगे? जानकी जी ने कहा तो रिनी अपने दादाजी के गले लगते हुए बोली, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। छुट्टियों में भी तो आने को मिलेगा मुझे। आप अपना ध्यान रखना। तब दादाजी भी रूधे गले से बोले, बिटिया तुम भी अपना ख्याल रखना। फिर मजाक के लहजे में बोले, जब तू डॉक्टर बनेगी तो मेरा इलाज तो फ्री। मैं इसी खुशी में दिन गुजार लूंगा। अब वो हंस भी रहे थे और आंखों में आंसू भी थे। और दादी का ख्याल रखना आप, तब तक उनसे लड़ना नहीं। दादी से गाल सटाती हुई रिनी बोली, जी डॉक्टर साहिबा। दादाजी बोले तो सब हंस पड़े। फिर वो तने से गले मिली। तने ने उसे कहा, दीदी बेस्ट ऑफ लक, तू भी अपनी पढ़ाई अच्छे से करना, मैं मिस करूंगी तुझे, उसने तने से कहा। फिर अपनी माँ से गले लगकर बोली, आई लव यू मम्मा, आपकी बहुत याद आएगी। कप्ता उसे दुलारते हुए बोली, मुझे भी। अब चलो भी, वरना लेट हो जाएंगे हम। समर ने रिनी से कहा तो वो झट से कार में बैठ गई। समर ने कार स्टार्ट की और दूर तक उसे सब हाथ हिलाकर बाय करते रहे। रिनी भी जब तक सब आंखों से ओझल नहीं हुए उन्हें बाय करती रही। कुछ घंटों बाद वो मेडिकल कॉलेज पहुंच चुके थे। समर ने सारी औपचारिकताएं पूरी की थी। रिनी को हॉस्टल में कमरा मिल गया था। ऊपर ऊपर तो समर खुद को सख्त दिखा रहे थे, लेकिन अंदर से तो बाप का दिल बेटी की चिंता ही कर रहा था। वहाँ के स्टाफ के कुछ लोगों से मिलकर उन्होंने अपनी बेटी का ख्याल रखने का निवेदन किया। आप चिंता मत कीजिए, कहकर वार्डन भी मुस्कुरा दी। तभी रिनी बैग लिए हुए आई। कहाँ चली गई थी तुम रिनी? समर ने पूछा। एक फॉर्म पर साइन रह गया था, जब तक मैं वापस आई आप इधर आ गए थे। वहाँ पर आई थी। ठीक है ठीक है। अच्छा, पानी पियोगी? ले आऊँ? नहीं, मैं ले आई हूँ पानी, सारा सामान भी। क्या जरूरत थी? चंदू ले आता, इसलिए तो गाड़ी में छोड़कर आया था। चंदू समर के यहाँ नौकर था, जिसे वो अपने साथ लेकर आए थे। कोई बात नहीं, अब ले आई मैं तो। अच्छा ठीक है, लेकिन बेटा ध्यान रखना अपना, मैं मिलने आता रहूँगा। फिर भी कुछ भी दिक्कत हो तो फ़ोन करना। हाँ जी, रिनी ने कहा तो समर ने उसकी हथेली पकड़कर उस पर एक नया स्मार्टफोन रख दिया। ये क्या? रिनी का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। घर पर तो तुम हम सब में से किसी का भी फ़ोन इस्तेमाल कर लेती थी बेटा, लेकिन अब तुम्हें अपने पर्सनल स्मार्टफोन की जरूरत पड़ेगी। रिनी ने कहा, लेकिन मैंने तो मांगा नहीं।
मांगा ही क्या है आज तक तुमने मुझसे? कहते हुए वो भावुक हो गया। फिर खुद को संयमित करते हुए बोला, आजकल पढ़ाई लिखाई इसके बिना थोड़ी ही होती है। घर पर चल जाता था, यहाँ कैसे कर पाओगी बिना इसके? थैंक यू कहकर रिनी उसके पैर छूने के लिए झुकी तो समर ने रोक दिया। बेटियां पैर नहीं छूती हैं कहकर उसने रिनी के सर पर हाथ फेरकर अपना आशीर्वाद दिया। चाहता तो वो था कि रिनी उसे भी गले लगकर कहती, आई विल मिस यू पापा, या फोन पाकर खुशी से उछलकर कहती, आई लव यू पापा, जैसे वो हमेशा अपने दादा दादी और माँ को कहती थी। लेकिन उसने कहा सिर्फ थैंक यू। उसे वहीं छोड़ समर कॉलेज से बाहर आ गया। वहां खड़े होकर उन्होंने पलट कर दूर खड़ी रीना को देखा और आंखों से वो आंसू बह निकले जिसे वो काफी देर से रीनी के सामने बहने से रोके थे। रीनी लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी। वो अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई। स्कूल में पढ़ने में तो वो अच्छी थी ही, कॉलेज में भी प्रोफेसरों के बीच प्रिय छात्रा के रूप में लोकप्रिय होने लगी। उसने अपने लक्ष्य को पाने का जुनून था। दिन भर किताबों में सर खपाया करती थी, सहेलियों और सहपाठियों के बीच ज़्यादा समय नहीं बिताती थी। एक दिन उसकी रूम पार्टनर मुक्ति उसके पास आई। क्या यार, तू ना बड़ी बोरिंग है, जब देखो अकेले अपनी दुनिया में मगन रहती है, कभी फ्रेंड्स के लिए भी टाइम निकाला करो। ये कहकर उसने उसकी किताब छीन ली। मुक्ति, प्लीज़ यार बुक दे दो, मुझे अपने नोट्स कंप्लीट करना है। रिनी बोली, प्लीज़ तुम थोड़ा ब्रेक ले लो, फिर लेट नाइट जाग करके पूरा कर लेना, मैं हेल्प कर दूंगी। मुक्ति बोली। तब रिनी ने पूछा, ओके, लेकिन जाना कहाँ है ये तो बताओ। उसको राजी होता देख मुक्ति उत्साहित होकर बोली, चलना, अभी हजरतगंज चलते हैं, थोड़ी शॉपिंग करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, कुछ खाएंगे और लौट आएंगे। क्या, कॉलेज से बाहर जाना है? और क्लास? ना बाबा, मैं क्लास बंक नहीं करूंगी। रीनी घबरा कर बोली। एक दिन में क्या हो जाएगा? मुक्ति चिढ़ते बोली। मेरे घर वालों को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं, मैं तफरी में समय गंवा के उनके साथ धोखा नहीं कर सकती हूँ, रीनी ने कहा। इस पर मुक्ति ने कहा, ओह गॉड, तू तो इम्पॉसिबल है। तेरे घर में सब दिन भर सामाजिक फिल्में देखते हैं क्या? देख मुक्ति, ढंग से बात कर मुझसे। वो मुक्ति की बात से नाराज हो गई। ओके मैडम जी, सॉरी, ठीक है मत जाओ, ये कहकर मुक्ति वहां से चली गई। जब वो दोनों बातें कर रही थी तब वहीं एक लड़का उन लोगों की बातें सुन रहा था। वो रिनी का सीनियर था, विवान। वो रिनी के पास आकर बैठ गया। सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए। रिनी उसे जानती थी, वो भी एक होनहार छात्र था। पढ़ाई में अक्सर वो उसकी मदद कर दिया करता था। पढ़ाई से संबंधित बात तो वे दोनों अक्सर करते थे, लेकिन कोई पर्सनल बात करने वो कभी नहीं आया था। इसलिए रिनी को थोड़ा अटपटा सा लगा उसका इस तरह आकर बैठना। लेकिन उसने उससे कहा, कोई बात नहीं। विवान ने अपनी बात शुरू की, मैं तुम दोनों की बात सुन रहा था काफ़ी देर से, एक बात कहूँ तुमसे? रिनी ने पूछा। पूछिए। ये सही है कि तुम अपनी पढ़ाई को लेकर सिंसियर हो, होना भी चाहिए, लेकिन इतना लोड भी नहीं लेना चाहिए, थोड़ा लाइट रहा करो। विवान ने अपनी बात पूरी की। जी, मेरा कहने का मतलब है लाइफ में सब कुछ बैलेंस रखना चाहिए। यही उम्र अगर अपने लक्ष्य को पाने के लिए जी जान लगाने की है तो यही कॉलेज टाइम दोस्तों के साथ यादगार पल बिताने के लिए भी है। लेकिन विवान जी, वो कुछ कह पाती उससे पहले ही विवान ने उसे टोकते हुए कहा, विवान, ओनली विवान। लिनी, इस सब की रिस्पेक्ट करना अच्छा है, लेकिन फ्रेंडली रहना और भी अच्छा होता है। ये कहकर वहां से चला गया। उसे जाते हुए देखते समय रिनी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। विवान होनहार छात्र तो था ही, दिखने में भी सुंदर था। रंग गोरा, लंबा चौड़ा, स्मार्ट सा दिखने वाला युवक था। बातें भी वो बहुत समझदारी वाला करता था। रिनी को उसका आसपास मौजूद होना अच्छा लगता था। रिनी ही नहीं, कॉलेज की अधिकतर लड़कियां उससे इम्प्रेस थीं। विवान की बातों का उस पर प्रभाव पड़ा। उसने मुक्ति को कॉल लगाई। हेलो मुक्ति। उधर से मुक्ति ने कहा, हाँ बोल रिनी। मैं ये पूछ रही थी कि शाम को क्लासेस के बाद भी तो चल सकते हैं ना हम? रीनी ने पूछा। नहीं यार, तब लौटने में देर हो जाएगी, तू रहने दे, कोई बात नहीं, स्ट्रेस मत ले, मुक्ति बेरुखी से बोली। अरे तुम तो नाराज हो गई। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं, एक दिन तेरे नाम किया। रीनी की बात सुनकर मुक्ति खुश हो गई और चहकते बोली, अरे वाह, अचानक हृदय परिवर्तन कैसे हो गया आपका मैडम जी? रीनी उसकी बात पर हंसकर बोली, बस हो गया। दोनों तैयार होकर घूमने निकल पड़ी।
रिनी को इस तरह घूमने जाना अच्छा लगा। अब वो कॉलेज के बाकी सहपाठियों के साथ घुलने मिलने लगी थी। विवान भी अक्सर उसके ग्रुप में शामिल होकर बातचीत किया करता था। रिनी को रोजाना घर से फ़ोन आते थे, लेकिन समर कभी कभी ही फ़ोन करते थे। फ़ोन पर भी वो उससे अपनी पढ़ाई लिखाई के विषय में ज़्यादा पूछताछ करते थे। एक दिन जब रिनी विवान और अन्य दोस्तों के साथ कैंटीन में थी, तब समर का फ़ोन आया। हेलो रिनी। हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, और आप? मैं भी अच्छा हूँ। तुम कहाँ हो? बड़ा शोर आ रहा है। समर ने पूछा तो रिनी ने कहा, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ। ओह अच्छा, क्लास नहीं है क्या इस वक्त? समर ने पूछा। अभी ब्रेक है, रिनी ने बताया। ओके, पढ़ाई तो ठीक चल रही है ना? जी अच्छी चल रही है, रिनी ने जवाब दिया। थोड़ी देर बात करने के बाद उसने फ़ोन कट कर दिया और फ्रेंड्स के पास आकर अपनी चेयर पर बैठ गई। क्या हुआ? हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? किससे बात करके आई है? ग्रुप में से एक लड़की ने पूछा तो रिनी मुस्कुरा दी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, घर से फ़ोन था, आता रहता है वो तो। अच्छा, अरे इसके पापा का कॉल होगा, उनकी कॉल से हवाइयाँ उड़ती हैं इसके चेहरे की, मुक्ति बोली। कुछ भी मत बोल मुक्ति, रिनी बोली। तो पापा से बात करते वक्त इतनी नर्वस क्यों हो जाती हो? मैंने भी नोटिस किया है ये तो कई बार, विवान बोला। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं शुरू से ही काम कम बात करती हूँ उससे। पढ़ाई के बारे में पूछ रहे थे, और मैं पढ़ाई के टाइम तुम लोगों के साथ यहाँ टाइम पास कर रही हूँ तो मैं डर गई। वो मेरी पढ़ाई को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट रहे हैं हमेशा से, इसलिए बस, रिनी ने सफाई दी। ओके, लेकिन तुम उनको चीट नहीं कर रही हो, ऑनेस्टली पढ़ाई करती हो। ब्रेक में तो सब इंजॉय करते हैं, वो भी समझते होंगे ये। फिर अपने पापा से क्या डरना, वो तो तुम्हारी केयर करते होंगे इसलिए पूछताछ करते हैं, विवान ने समझाया। हाँ अच्छा, मैं चलती हूँ, बाय, कहकर वो अपना बैग लेकर चली गई। उसके जाने के बाद ने उसकी एक बैचमेट ने कहा, अरे यार, ये रिनी का हमारे जैसा नहीं है, उसकी मम्मी की सेकेंड मैरिज है। विवान और बाकी स्टूडेंट ये सुनकर सरप्राइज हुए, लेकिन फिर विवान बोला, तो इससे क्या? तो इससे ये है कि फ़र्क है ना, हमारे पापा हमारे लिए कुछ करेंगे तो वो तो हमारा हक है, उसके पापा कर रहे हैं तो वो तो उनका एहसान है रिनी पर। मुक्ति को भी ये पहली बार पता चला। रिनी ने कभी उससे ये सब शेयर नहीं किया था। वो भी ये सब सच जानकर थोड़ी चकित हुई, लेकिन उसने उस लड़की से ही सवाल किया, तुम कैसे जानती हो ये सब? जानती हूँ, क्योंकि मेरे पापा और उसके पापा की जान पहचान है। वो जिस गांव की है वहाँ मेरे भी कई रिश्तेदार रहते हैं, वो बोली। ओह, लेकिन इसमें एहसान वाली क्या बात है? क्या रिनी भी ऐसा सोचती है? मुक्ति ने पूछा। वो सोचे या ना सोचे, लेकिन सगे पिता में और सौतेले पिता में फ़र्क तो होता ही है ना। हम अगर सफल नहीं होंगे तो हमारे माँ बाप कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उस पर तो ये भार होगा कि ना कि उसे सफल होना ही है। आखिर इतना खर्च कौन करता है अपनी सौतेली बेटी पर? गांव में तो लोग सगी बेटियों को भी नहीं पढ़ाते। उन लोगों की सारी बातें रिनी ने भी सुन ली, क्योंकि उसकी एक किताब वहीं मेज पर छूट गई थी और वो वही लेने वापस आ गई थी, और वहाँ खड़ा देख वो लड़की घबरा गई। सब चुप हो गए उसे देखकर। रिनी ने किताब उठाई और बिना कुछ कहे लौट गई। अपने दोस्तों के द्वारा कही गई बातों को सुनने के बाद रिनी ने दोस्तों के बीच समय व्यतीत करना कम कर दिया, लेकिन मुक्ति और विवान ने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। विवान से तो उसकी दोस्ती गहरी होती गई, दोनों एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते थे। वो सिर्फ विवान से ही अपनी हर बात साझा करती थी, लेकिन रिनी ने अपनी पढ़ाई को महत्व देना कभी कम नहीं किया। वो बहुत लगन और मेहनत से पढ़ाई करती थी। बीच बीच में छुट्टियों में जब घर आती थी तो सब उसका खूब प्यार करते थे। बस समर को अब तक इसी बात का मलाल था कि रिनी अपनी हर सफलता सिर्फ अपनी माँ से साझा करती थी। कविता ये बात समझती थी और रिनी से कहती थी कि अपने पापा को जाकर पहले रिजल्ट दिखाओ, तब वो जाकर समर के आगे अपना रिजल्ट रख दिया करती थी। लेकिन समर की इच्छा यही होती थी कि एक दिन रिनी अपनी परीक्षा का परिणाम पत्र लिए सबसे पहले उसके पास आए, वो भी बिना किसी कहे के, अपने मन से उसको रिजल्ट दिखाए। वक्त बीतने पर रिनी ने अपनी मेडिकल की पढ़ाई भी पूरी कर ली, लेकिन इस बार उसने अपनी परीक्षा का परिणाम किसी को भी नहीं बताया। उसने एक दिन अपनी माँ को फ़ोन किया
और उनसे समर के साथ उसके कॉलेज आने के लिए कहा। कविता समर से जाकर मिली। रिनी का फ़ोन आया था। आपको और हमें उसके कॉलेज के प्रिंसिपल ने बुलाया है। कहीं रिनी का रिजल्ट कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया होगा। समर, जो कि अपने काम का लेखा जोखा देखने में व्यस्त थे, अपनी नजरें ऊपर उठाकर सामने खड़ी कविता को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अगर ऐसा होता तो प्रिंसिपल क्यों बुलाते हमें? फेल को नहीं, हमेशा पास को महत्व दिया जाता है। इस पर कविता बोली, अगर वो पास है तो क्या दिक्कत है जो बुला रहे हैं हमें? समर कविता का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाते हुए बोले, अपनी बेटी पर भरोसा है मुझे, बचपन से पढ़ाया है उसे मैंने, तुम टेंशन मत लो, चलने की तैयारी करो। समर की बात सुनकर कविता निश्चिंत हो जाती है। दोनों अगले दिन तैयार होकर निकल जाते हैं रिनी के कॉलेज जाने के लिए। वहां पहुंचने पर रिनी उन्हें लेने आती है। कविता उसे गले लगाती है और फिर पूछती है, क्यों रिनी, रिजल्ट क्या आया तेरा? तूने बताया नहीं, और प्रिंसिपल सर ने मुझे क्यों बुलाया है? तभी मुक्ति पीछे से आकर कहती है, क्योंकि आपके लिए कुछ सरप्राइज है, आप मेरे साथ चलिए, और अंकल आप भी। ये कहकर मुक्ति दोनों को कॉलेज के असेंबली हॉल में ले जाती है। साथ में और भी कई स्टूडेंट थे, इसलिए समर और कविता ज़्यादा कुछ पूछ नहीं पाए। वहाँ उन्हें पता चला कि आज अच्छे अंकों से पास हुए छात्रों का सम्मान समारोह है। ये जानते ही दोनों के चेहरे खिल उठे और वो अपनी बिटिया को गले लगाने को उत्सुक हो गए। लेकिन उन्होंने देखा रिनी उनके आसपास कहीं भी नहीं है। तभी समारोह शुरू होने लगा। सभी लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। समर और कविता भी बैठ गए, लेकिन कविता रिनी के ना दिखाई देने पर विचलित हो रही थी। स्टेज पर एक प्रोफेसर ने उद्घोषणा शुरू की, आप सभी का सम्मान समारोह में स्वागत है। हर साल की तरह इस साल भी हमारे छात्रों ने कठिन परिश्रम किया और कॉलेज को गौरवान्वित किया। कई छात्रों ने तो इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है कि उनकी प्रशंसा के लिए शब्द कम पड़ेंगे। आज कुछ बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले छात्रों को कॉलेज की डीन सम्मानित करेंगे। इसके बाद एक एक करके सभी छात्रों को सम्मानित किया जाने लगा। समर और कविता दोनों बेचैन थे कि कब उनकी बेटी का नाम पुकारा जाएगा। पता नहीं ये रिनी कहाँ चली गई हमें अकेला छोड़कर, कविता ने परेशान होते हुए समर से फुसफुसाकर कहा। यूँ तो समर भी उस वक्त उलझन में थे, लेकिन उन्होंने कविता के हाथ पर अपना हाथ रखकर उन्हें धैर्य रखने का इशारा किया। तभी स्टेज पर से फिर उद्घोषणा हुई, अब मैं हमारे कॉलेज की सबसे मेधावी छात्रा जिसने पूरे कॉलेज में टॉप किया है को स्टेज पर बुलाना चाहूँगा। तो वो नाम है रिनी वर्मा, डॉक्टर रिनी वर्मा। प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। अपनी बेटी का नाम सुनकर समर और कविता के उत्साह और हर्ष की सीमा नहीं थी। दोनों की निगाहें चारों ओर रिनी को तलाशने लगी। तभी रिनी बैक स्टेज से स्टेज पर आती हुई दिखाई दी। उसके आते ही सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तभी डीन मेडल और ट्रॉफी लिए आगे बढ़े, लेकिन रिनी ने वहां उद्घोषणा कर रहे प्रोफेसर से कुछ कहा जिससे थोड़ा सन्नाटा छा गया। समर कविता भी सोचने लगी कि रिनी आखिर क्या कह रही है। असल में रिनी ने प्रोफेसर कुछ कहने के लिए माइक मांगा था, जो कि उन्होंने उसे दे दिया। अब रिनी ने माइक हाथ में लेकर बोलना शुरू किया। रिस्पेक्टेड प्रोफेसर, मैं आपका धन्यवाद पुरस्कार लेने से पहले ही कर रही हूँ। आपके मार्गदर्शन और अच्छी शिक्षा से ही मैं ये सफलता प्राप्त कर पाई हूँ। लेकिन आज इस सम्मान को पाने की हकदार सिर्फ मैं नहीं हूँ। इसके असली हकदार वो व्यक्ति है जिन्होंने मुझे इसको पाने के काबिल बनाया है। मेरे पिता श्री समर वर्मा। वो सिर्फ मेरे पिता ही नहीं बल्कि मेरे गुरु भी हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये पुरस्कार मुझे नहीं बल्कि उन्हें दिया जाए। प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है। उसकी बात सुनकर सभी प्रोफेसर बहुत खुश हुए, लेकिन समर का चेहरा आश्चर्य से भर गया। वो बस मौन से उसे देख रहा था, वहीं चेयर पर बैठा। रिनी के निवेदन को डीन ने मान लिया और उद्घोषणा हुई कि समर वर्मा प्लीज़ आप स्टेज पर आएं। कविता भी चकित थी, लेकिन उसने समर को कहा, जाइए ना, आपको बुलाया जा रहा है। समर नहीं उठा, वो बस रिनी को देखे जा रहा था। तभी रिनी ने स्टेज पर से दोबारा कहा, आइए ना पापा प्लीज़। समर के कान जिस शब्द को सुनने के लिए जाने कब से तरस रहे थे, वो शब्द आज उसकी बिटिया इतने बड़े स्टेज पर से पुकार रही थी, पापा। रिनी बोल रही थी, आपको हमेशा शिकायत थी कि मैंने अपना रिजल्ट सबसे पहले आपको कभी नहीं दिखाया।
सच ये था पापा कि हमेशा ये सोचती थी कि मैंने आपकी मेहनत के अनुरूप परिणाम अब तक नहीं लाकर दिखाए। लेकिन देखिए, आज मैं सबसे पहले अपनी सफलता आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं आज जो कुछ भी हूँ आपके कारण हूँ। मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे हमेशा कहा कि मैं आपकी रीढ़ी हूँ, इसलिए हूँ क्योंकि मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ। लेकिन ये मेरा नज़रिया नहीं है। मैं यहाँ मौजूद हर किसी से ये पूछना चाहती हूँ कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने माता पिता का रीढ़ी नहीं है। आप भले ही मेरे बायोलॉजिकल फादर नहीं हैं, लेकिन आपका और मेरा दिल का रिश्ता है। आप ही को मैंने अपने पिता के रूप में जाना है। अपने जन्मदाता का तो अब मुझे चेहरा भी नहीं याद है। अगर आपको भरोसा ना हो तो मम्मी से पूछ लें। मैंने कभी उनसे अपने असली पिता की फ़ोटो देखने की भी इच्छा नहीं जाहिर की, क्योंकि मेरे लिए वो स्थान सिर्फ आपका था। मेरा ये जीवन तो आपका दिया है, जिसे आपने अपने प्यार, परवाह और सही शिक्षा से संवारा है। अन्य बच्चों की तो सिर्फ सूरत अपने माता पिता से मिलती होगी, मेरा तो चरित्र आपके जैसा है। कहते हुए वो रो पड़ी और फिर आंसू पोंछकर बोली, प्लीज़ पापा, पिता का स्थान भी आपका है और ये सम्मान भी आपका है। आइए ना। रिनी जब ये सब कह रही थी, तब वहां सीट पर बैठे समर वर्मा भी आंसू बहा रहे थे। तभी कप्तान ने उनके कंधे पर हाथ रखा और उनका ध्यान टूटा। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और स्टेज की ओर बढ़ गए। वहां मौजूद हर एक व्यक्ति प्रसन्नतापूर्वक तालियां बजाने लगा। समर स्टेज पर पहुंचे तो रिनी ने अपना पुरस्कार उन्हें दिलवाया। डीन ने उन्हें मेडल और पुरस्कार राशि भी दी। रिनी ने अपना परीक्षा परिणाम पत्र भी समर को दिया। पापा, ये लीजिए मेरा रिजल्ट, अपना आशीर्वाद दीजिए, कहकर वो उनके पैर छूने को झुकी तो समर ने उसे रोक दिया और अपने कलेजे से लगा लिया। दोनों के लिए यह भावुक क्षण था। वहां खड़े सभी लोग इस भावुक क्षण को देख खुद भी भाव विभोर हो रहे थे। समर ने उसे खुद से अलग किया और दोनों हाथों से उसके कंधों को थाम कर कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, और अपने गले से मेडल उतार कर उसे पहनाते हुए बोले, गुरुजनों के पैर छू, मेरे नहीं। रिनी ने वहां खड़े डीन सहित सभी प्रोफेसरों के पैर छुए। सभी लोगों ने फिर से तालियां बजाई। दोनों स्टेज से नीचे उतरकर कप्ता के पास आए। कप्ता भी आंसुओं से भीग चुकी थी, फिर भी सजल नैनों से मुस्कुराते हुए समर से बोली, आप खुश हैं? आपकी बेटी अब डॉक्टर बन गई है। इस पर समर ने कहा, आपकी नहीं, हमारी बेटी अब डॉक्टर बन गई है, डॉक्टर साहिबा। रिनी माँ के गले लग गई। आई लव यू माँ, कप्तान ने प्यार से उसे थका दिया। तभी वहां रिनी के सारे साथी आ गए। पार्टी गाइस, अब तो पार्टी चाहिए। सबने रिनी, कप्ता और समर को घेर लिया। हाँ, पार्टी तो कर ले, लेकिन कहाँ? रिनी ने कहा तो मुक्ति बोली, चलो पास में एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, वहीं चलकर कुछ खाते हैं, सेलिब्रेट करेंगे, अंकल आंटी भी चले। अरे नहीं बेटा, हम क्या करेंगे तुम बच्चों में, समर ने कहा। ओ अंकल, आपके लिए तो ये खुशी का दिन है, आपको भी सेलिब्रेशन में शामिल होना चाहिए, मुक्ति ने कहा। फिर तो सारे दोस्त जिद करने लगे। हाँ वो तो ठीक है बेटा, लेकिन उसके लिए तो मैं खुद तुम लोगों को निमंत्रण देता हूँ कि रिनी के डॉक्टर बनने की खुशी में गांव में जो मैं पार्टी देने वाला हूँ, तुम सब उसमें जरूर आना। यहाँ अभी तुम बच्चे एंजॉय करो, समर ने समझाया। ओह वाओ, निमंत्रण की बात सुनकर सबने खुशी जाहिर की। पापा प्लीज़ आप भी चलिए। रिनी ने जिद की तो समर कप्ता की ओर देखने लगा। कप्ता ने रिनी को समझाते हुए कहा, बेटा तेरे बुलाने पर हम तुरंत चले तो आए, लेकिन वहाँ पर तेरे दादू की तबीयत ठीक नहीं है और फिर हम दिन के दिन निकलेंगे, तब सही समय पर पहुँच जाएंगे, वरना देर रात गांव के इलाके में ट्रैवल करना ठीक नहीं होगा। रिनी मायूस होकर बोली, ओके। समर उसे मायूस होता देखकर बोले, कोई बात नहीं, छोटी सी पार्टी ही तो करनी है, चलो अभी हम यहीं कर लेते हैं, क्यों? ये सुनकर रिनी खुश हो गई। वे लोग असेंबली हॉल से बाहर आए तो एक लड़की सामने आ खड़ी हुई। ये रिनी की ही वही क्लासमेट थी जिसने रिनी के और समर के बारे में गलत कहा था। वो सामने आकर बोली, अंकल आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा, समर बोले। रिनी ने उसे गुस्से से देखते हुए समर से कहा, पापा चलिए यहाँ से। तभी उस लड़की ने रिनी को रोकते हुए बोला, रिनी प्लीज़ 1 मिनट रुककर मेरी बात तो सुन लो, अभी भी कुछ
कचरा बचा है क्या तुम्हारे दिमाग में जो यहाँ उगलना चाहती हो? रिनी गुस्साते बोली। रिनी, ये कैसी बात कर रही हो? कविता ने डांटा। नहीं आंटी, आप रिनी को मत डांटिए, उसका गुस्सा जायज है। मैंने उसका बहुत दिल दुखाया है। मैं आज अंकल से, आपसे, रिनी से, तीनों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। रिनी, मुझे मेरी कही सभी गलत बातों के लिए माफ़ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास है। रिनी ने उसकी बात पर कुछ नहीं कहा। तभी समर ने पूछा, लेकिन तुम माफ़ी किस बात की मांग रही हो बेटा? तब रिनी ने सारी बात बताई। सारी बातें सुनकर समर बोले, कोई बात नहीं बेटा, अब तुम्हारी उम्र ना समझी की है, इसलिए शायद तुम बिना सोचे बेचारे बोल गई थी, लेकिन अब जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो सारी बात खत्म। ये सुनकर वो खुश हो गई और फिर रिनी से बोली, और रिनी, तुमने तो मुझे माफ़ कर दिया ना? रिनी ने भी मुस्कुराकर कहा, जब मेरे पापा ने तुम्हें माफ़ कर दिया तो फिर मैं कैसे नाराज़ रह सकती हूँ? और आज का दिन तो बहुत खुशी का है। मैं भी कोई कड़वाहट किसी के लिए नहीं रखना चाहती हूँ। चलो तुम भी मेरे साथ। आज मेरे पापा सारे फ्रेंड्स को पार्टी दे रहे हैं। ओके, उसने भी खुश होकर कहा। वो सब पास के एक रेस्टोरेंट में गए। सबने खाने पीने की चीज़ें ऑर्डर की। वहाँ रिनी ने विवान को भी बुलाया था। रिनी ने उसका परिचय अपने माता पिता से करवाते हुए कहा, पापा मम्मी, ये मेरे फ्रेंड विवान है, मुझसे सीनियर है। इन्होंने मेरी पढ़ाई में बहुत मदद की है। ही इज़ वेरी ब्राइट इन स्टडीज़। समर ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, ग्रेट, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई बेटा। विवान ने भी उनका हाथ जोड़कर अभिवादन किया। विवान का परिचय करवाते समय रिनी के चेहरे पर जो चमक थी उसे समर और कविता भी देख पा रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। रिनी भी समझ गई थी कि उसके माता पिता उसके मन के पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए उसने शर्माकर अपनी नज़रें झुका ली। जब सब लोग खा पी चुके तो कविता और समर रिनी से कहे, अब हम लोग घर लौट जाएंगे। तुम बताओ बेटा, तुम कब तक घर जाओगी? पापा, अभी मुझे यहाँ के सरकारी अस्पताल में कुछ समय के लिए जॉब करनी होगी, इसलिए उसकी कुछ औपचारिकताएं पूरे करने के बाद मैं घर आ जाऊंगी। कविता ने यह सुनकर परेशानी भरे भाव से कहा, तो तुम अब भी हमारे साथ नहीं रहोगी? रिनी ने माँ के समझाते हुए कहा, अरे मम्मा, कुछ वक्त ही, उसके बाद मेरा प्लान अपने गांव में ही कार्य करने का है। मेरा तो सपना है कि आगे चलकर मैं अपने गांव में एक छोटा सा अस्पताल खोलूं। उसकी बात सुनकर समर बोले, बहुत बढ़िया विचार है बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। जल्दी से अपना अभी का काम पूरा करके गांव आ जाओ पहले। ठीक है पापा, रिनी उसके सीने से लगते हुए बोली। अब चलिए भी, वरना देर हो जाएगी। कप्तान ने कहा तो समर फटाफट कार में बैठ गए। दोनों रिनी से विदा लेकर चले गए। दोनों गाड़ी में प्रसन्नचित्त होकर गांव की ओर जा रहे थे, लेकिन तभी मौसम खराब होने लगा और तेज हवाएं चलने लगी। अंधेरा छा गया और गाड़ी चलाना मुश्किल होने। तब भी समर बहुत सावधानी पूर्वक गाड़ी चला रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में एक नदी पर बने पुल पर सामने से एक बेकाबू ट्रक आकर कार से टकरा गया। समर और कप्ता कार सहित पुल से नीचे बह रही नदी में गिर गए। उधर इन्हीं दुर्घटना से बेखबर पार्टी से फ्री होकर अपने रूम पर जाने को होती है कि तभी विवान उसका पीछे से हाथ थाम लेता है। रिनी पलटकर उसे सवाल भरी नज़रों से मुस्कुराते हुए देखती है और विवान उसे अपने नज़दीक लाते हुए कहता है, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, तब जाने दूंगा। रिनी अपना हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहती, कैसा सवाल? यही कि तुम्हारे पेरेंट्स को मैं पसंद आया होगा या नहीं? रिनी बनावटी गुस्सा दिखाकर कहती, अरे ये कैसा सवाल है? मुझे क्या पता होगा इस बात का कि मम्मी पापा को तुम पसंद आए हो कि नहीं? अब विवान ने उसका हाथ छोड़ दिया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, नहीं आया पसंद उन्हें तो तुम क्या करोगी? रिनी उसका हाथ अपने कंधे से हटाकर अपने हाथ में लेकर दूसरे हाथ से थपकाते हुए बोली, तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। विवान बोला, ऐसा क्या? हाँ जी, ऐसा ही है। अरे मम्मी पापा की रजामंदी और खुशी मेरे लिए पहले है। रिनी ने कहा तो विवान अपना सर खुजाते हुए बोला, मतलब पहले अंकल आंटी को इम्प्रेस करना होगा उनकी प्रिंसेस को पाने के लिए। हाँ तो? रिनी इतराकर बोली। तभी उसका मोबाइल बज उठा। रिनी को फोन पर उसके माता पिता के एक्सीडेंट का संदेश मिलता है, जिसे सुनते ही उसके मुंह से निकलता क्या, और उसके बाद वो कांपने लगती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके शरीर में जान ही ना हो। वो बेहोश होकर गिरने लगती है। तभी उसे विवान संभाल लेता है। वो संदेश क्या था विवान ये तो नहीं जानता था, लेकिन इतना समझ जाता है कि कुछ अनहोनी तो जरूर हुई है। वो रिनी के चेहरे पर पानी की छींटे डालता है। जब वो होश में आने लगती है तब पानी पिलाता है। क्या हुआ रिनी, किसका फोन था?
मम्मा पापा, मम्मा पापा कहकर वो रोने लगती है। हाँ तो क्या हुआ है उन्हें? अब विवान भी चिंतित हो गया। उनका एक्सीडेंट हुआ है विवान। रिनी उससे सारी बात बता देती है जो उसे फ़ोन पर पता चली थी। विवान, मुझे जाना होगा अभी के अभी। हाँ लेकिन तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं भी साथ चलूंगा। ओके, रिनी ने कहा और दोनों चल पड़े। समर और कप्ता का एक्सीडेंट कानपुर के पहले एक जगह पर हुआ था, इसलिए उन्हें कानपुर में एक अस्पताल में एडमिट किया गया था। रिनी जब वहाँ पहुंची तो वहाँ तब तक दादाजी, दादी जी और तने भी आ चुके थे। दादी जानकी देवी का तो रो रो कर बुरा हाल था। बेचारे दादाजी से उन्हें संभाला नहीं जा रहा था। रिनी को देख वो और जोर जोर से रोने लगी। रिनी भी उनसे लिपट कर रोने लगी। क्या हो गया? ये दादी, पापा मम्मी कहाँ हैं? रिनी रोते हुए बोली। दादी कुछ ना कह सकी तब दादाजी बोले, रिनी तेरे पापा सीरियस हालत में हैं यहाँ। लेकिन लेकिन क्या दादू? रिनी घबरा कर बोली तो दादाजी ने सर झुका लिया। रिनी ने उन्हें लगभग झंझोड़ते हुए कहा, बताइए ना मुझे, मुझसे कुछ मत छिपाइए, मुझे सब जानना है। तब दादाजी बोले, रिनी तेरी माँ का कुछ पता नहीं चल पाया। और ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगे। तब विवान आगे आया, उन्हें संभालने की कोशिश की और फिर उसने दादाजी से सारी बात विस्तार से बताने के लिए कहा। दादाजी भी दुख के कारण ठीक से बता नहीं पा रहे थे। तभी समर के दोस्त ब्रिजेश ने सारी बात बताई। समर और कप्ता गाड़ी तो नदी में गिर जाने के कारण वो नदी में डूब गए थे। वहां के आसपास के ग्रामीणों ने ही कूदकर समर और कप्ता को तलाशना शुरू किया था। पुलिस को भी सूचना दी गई। समर तो मिल गया लेकिन कप्ता को वो लोग अभी तक ढूंढ नहीं पाए। लेकिन तलाश जारी थी। समर मिल गए थे परंतु गंभीर रूप से घायल थे और डॉक्टर उनका ऑपरेशन करने को तैयारी कर रहे थे। सब सुनने के बाद रिनी को तो मानो काटो तो खून ना हो। विवान ने उसे कहा, रिनी तुम घबराओ मत, हिम्मत से काम लो, अंकल ठीक हो जाएंगे, आंटी भी हो सकता है मिल जाए, भगवान पर विश्वास रखो। क्या विश्वास रखूं भगवान पर? उन्होंने तो जैसे ठान रखा है कि मुझे जीवन में कभी खुश नहीं होने देंगे। पहले मेरे पिता को छीन लिया, अब माँ को भी। कहकर वो फिर से रोने लगी। विवान ने उसे फिर समझाया, देखो रिनी, ऐसी निराशावादी बातें करोगी तो कैसे चलेगा? तुम्हारे दादा दादी, भाई, सबको हिम्मत तुम्हें ही देना है। और अंकल के इलाज के बारे में चलकर पता करो। मत भूलो कि तुम एक डॉक्टर भी हो। चलकर डॉक्टर से बात करो। इस सिचुएशन को गंभीरता से हैंडल करो, ना कि रोध होकर। विवान की बातों से उसका ध्यान समर की ओर गया। वो बोली, हाँ हाँ, पापा का केस किस डॉक्टर के पास है, चलो बात करते हैं। वो और विवान डॉक्टर से मिलने गए। समर का ऑपरेशन जारी था इसलिए उन्हें इंतजार करना पड़ा। ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर बाहर आए। रिनी तुरंत डॉक्टर के पास आ पहुंची। डॉक्टर, पापा कैसे हैं? आप? मैं उनकी बेटी डॉक्टर रिनी। ओ ओके, आपके पापा अब खतरे से बाहर हैं। सच? वो डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रिनी ने राहत की सांस ली लेकिन तभी डॉक्टर ने उसे टोका, लेकिन रिनी जी, आपके पापा की जान तो हमने बचा ली है, फिर भी हमें डाउट है कि वो पूरी तरह नॉर्मल नहीं हुए हैं। मतलब? रिनी चौंकी। उनके होश में आने के बाद डायग्नोज करके हम आपको बताते हैं। रिनी वहीं खड़ी रह गई और डॉक्टर चले गए। समर को प्राइवेट रूम में ले जाया गया। कुछ समय बाद नर्स बाहर आई। मरीज को होश आ गया है, आप मिल सकते हैं। रिनी और सभी लोग रूम में गए। रिनी समर के सिरहाने बैठ गई और उनके सिर पर हाथ फेरने लगी। समर उसे देखा और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। रिनी के भी आंखों से आंसू टपकने लगे और उसके मुंह से निकला, पापा ये क्या हो गया? दादाजी और दादी भी बेटे की यह हालत देख उसका हाथ पकड़कर रोने लगे। तभी नर्स ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। पेशेंट का अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, आप उसे स्ट्रेस मत दें, थोड़ा दूर ही रहें। दादी को नर्स पर गुस्सा आया कि वो उन्हें बेटे से दूर रहने को कह रही है, लेकिन दादाजी ने समझाया कि वो ऐसा उनके बेटे के भले के लिए कह रही हैं। तब दादी दूर हो गई। डॉक्टर ने आकर चेक किया और सबको बताया कि समर के शरीर का बायां हिस्सा, हाथ पैर काम नहीं कर रहा है। कोई गंभीर अंदरूनी चोट तो नहीं है, लेकिन शायद सदमा लगा है
जिससे वो बोल भी नहीं पाएंगे और चल भी नहीं पाएंगे। बहुत केयर की ज़रूरत है अब उन्हें, डॉक्टर ने कहा। ओके डॉक्टर, रिनी ने कहा और मन ही मन ठान लिया कि वो समर की सेवा खुद करेगी और उसे नॉर्मल करके ही रहेगी। एक बार वो अपने पिता को खो चुकी है, लेकिन अब दोबारा ऐसा नहीं होने देगी। रिनी ने अपने सभी फ्यूचर प्लान स्थगित कर पूरा ध्यान समर की देखरेख में लगाने का फैसला किया। दादू, आप दादी और तने को लेकर वापस जाइए, मैं यहाँ रुकूंगी, रिनी ने कहा। तो दादाजी चिंतित होकर बोले, ऐसे कैसे तुम अकेली सब करोगी बेटा? आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी, रिनी ने आश्वासन दिया। मैं भी हूँ यहाँ दादाजी, रिनी के साथ, आप चिंता मत कीजिए, विवान ने कहा। दादाजी विवान को पहली बार देख रहे थे, इसलिए एक अपरिचित पर भरोसा करना उन्हें ठीक नहीं लगा। आप निश्चिंत होकर जाइए, हम लोग संभाल लेंगे, मैं भी यही हूँ, समर के दोस्त ब्रिजेश ने कहा। तो दादाजी मान गए। लेकिन कविता बहू, दादी बोली, पुलिस तलाश कर रही है उनकी, जैसे कुछ खबर मिलती है आपको बताएंगे, ब्रिजेश बोले। दीदी, मैं भी रुकता हूँ आपके साथ, तने ने रिनी से रिक्वेस्ट की। नहीं तने, घर पर दादा दादी को भी तो कोई चाहिए होगा, तुम वहाँ उनका ध्यान रखो, ऐसी मना स्थिति में उनका ध्यान रखना पड़ेगा, उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जा सकता है, रिनी ने तने को समझाया। रिनी के समझाने पर तने जाने को राजी हो गया। सबके जाने के बाद रिनी कॉरिडोर में पड़ी चेयर पर बैठ गई। उसको कविता की चिंता सता रही थी। इतनी देर बाद भी कविता का कुछ अता पता नहीं था। उसका दिमाग कह रहा था कि कविता शायद ना मिले, और दिल कह रहा था कि शायद कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि कविता सही सलामत लौट आए। ज़्यादा सोचने से वो और बेचैन हो उठी, इधर उधर चहलकदमी करने लगी। तभी विवान उसके पास आया। क्या बात है रिनी, क्या सोच रही हो? मम्मी कहाँ होंगी विवान, कहीं उन्हें कुछ हो तो, रिनी घबराती हुई बोली। तो विवान ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। नो नेगेटिव थॉट्स, विवान ने कहा, लेकिन अब तक कोई खबर नहीं है उनकी। इतनी देर तक पानी में कोई कैसे जिंदा रह सकता है, रिनी बोली। बॉडी जब तक नहीं मिलती तब तक हमारे पास उम्मीद कायम रखने का मौका है, विवान ने उसे हिम्मत दिलाने के भाव से कहा। विवान, क्या हम एक्सीडेंट वाले स्पॉट पे नहीं जा सकते, रिनी ने पूछा। हाँ जा तो सकते हैं, लेकिन अंकल अकेले हैं यहाँ, विवान ने कहा। उनके साथ तो विजय अंकल भी हैं, कुछ देर के लिए वो रुक जाए तो हम देख कर आते हैं वो जगह, शायद कुछ क्लू मिले, रिनी बोली। क्लू मिले या ना मिले, लेकिन तुम्हें एक बार तसल्ली कर लेनी चाहिए। आवाज़ सुनकर दोनों ने मुड़कर देखा तो ब्रिजेश अंकल खड़े थे। वो आगे बढ़कर उनके पास आए और फिर बोले, बेटा, यूँ तो मैं और विवान भी जा सकते हैं, लेकिन उससे तुम्हारे दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी। तुम जाओ एक बार वहाँ, लेकिन हाँ, थोड़ा दूर है वो जगह यहाँ से। ओके अंकल, रिनी ने कहा। रिनी अपनी माँ को तलाशने उसी जगह गई। वहाँ ग्रामीणों ने उसे उस दर्दनाक एक्सीडेंट की कहानी सुनाई। उन दोनों ने पुलिस से भी बातचीत की। ये सब जानकर तो वो और भी नाउम्मीद हो गई। विमान सहारा देकर रोती बिलखती रिनी को कार में वापस ले आया। रास्ते में विवान ने उसे दिलासा देने की पूरी कोशिश की। रिनी, शुक्र मनाओ तुम्हारे पापा बच गए, अब उन्हीं की देखभाल करो, तुम उनका ख्याल रखोगी तो आंटी जहाँ भी होंगी तुम्हें दुआ ही देंगी। लेकिन रिनी ये सब सुनी कहाँ रही थी। उसकी आंखों के सामने तो बस कविता का ही चेहरा घूम रहा था। मन ही मन वो कविता को ही पुकार रही थी। मम्मा, कहाँ चली गई आप? आपको तो पता है ना, मुझे आपके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। प्लीज़ वापस आ जाओ। मैं, पापा, तने, दादा दादी, कितना खुशहाल परिवार था हमारा। आपके बिना सब अधूरा है। माँ के ख्यालों में खोई रिनी के लिए वो लंबा सा रास्ता भी छोटा हो गया था। वे दोनों अब वापस हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। 1-2 दिन में समर को डिस्चार्ज मिल गया। मैं यहाँ से वापस अपने घर जाऊँगा। रिनी, तुम्हें अगर कोई भी ज़रूरत पड़े तो मुझे बेहिचक बताना, और तुम कब आओगी ये भी बताना। मैं पापा के ठीक होने से पहले नहीं आऊँगी, रिनी ने कहा। विवान जानता था कि रिनी अभी भावुक है, इसलिए उसने तर्क नहीं किया, वरना समर का नॉर्मल होना भी मुश्किल ही था। ओके, भगवान करे अंकल जल्दी नॉर्मल हो जाएं, विवान ने कहा। तुमने मेरी बहुत मदद की है, ये मैं कभी नहीं भूलूंगी विवान, रिनी बोली। उसकी बात सुनकर विवान कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन उसने कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, जल्दी आना। नम आंखों से दोनों ने एक दूसरे से विदा ली।
रिनी और ब्रिजेश समर को साथ लेकर गांव चले गए। वहां पहुंचकर रिनी ने समर की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी उठाई थी। उसका खाना पीना, दवाइयाँ देना, समर के मना करने पर भी उसके पैर की मालिश करना। दिन रात ऐसी लगी रहती थी जैसे कोई तपस्या कर रही हो। खुद के खाने पीने का उसे होश नहीं रहता था। दादी उसे डांट कर खाना खिलाती, बिटिया सेवा करने के लिए खुद का स्वस्थ रहना भी जरूरी है। ऐसे करोगे तो कविता आकर मुझे ही 10 बातें सुनाएगी। दादी की ये बातें सुनकर उसका दिल भर आता। कैसे अभी भी घर के सभी लोग कविता के वापस लौटने की उम्मीद लगाए हुए हैं। समर को अब तक किसी ने कविता का हाल नहीं बताया था। वो भी उसकी चिंता कर रहा था, लेकिन किसी से पूछ नहीं रहा था। एक दिन समर ने मोबाइल पर मैसेज के जरिए लिखकर रिनी से पूछा, कविता। रिनी वो मैसेज पढ़कर सोच पड़ गई कि क्या कहे। उसे कुछ नहीं सूझा तो उसने समर से बहाना बना दिया कि मम्मी अभी अस्पताल में ही भर्ती हैं और मामा मामी उनकी देखभाल कर रहे हैं। ये जानकर समर कुछ कहने के लिए बेचैन हो गया। बहुत कोशिश करने पर भी जब बोल नहीं पाया तो उसने फिर से मैसेज का सहारा लिया, तुम जाओ उसे देखो। इतना लिखते ही उसका फोन गिर गया। रिनी ने फोन उठाकर मैसेज देखा तो बोली, आप परेशान मत होइए, मम्मी कुछ दिन में ही आ जाएंगी। तने जाता रहता है वहां उनके पास। उसने फोन मांगा अपना और लिखा, मुझे जाना है। समर की बेचैनी देख रिनी को लगा शायद उसने समर से झूठ बोलकर बड़ी गलती कर दी है। पहले आप ठीक हो जाइए, डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताई है ना आपको। ये सुनकर समर झुंझला कर रह गया। अब रिनी समर से ज्यादा बात करने से बचने लगी, लेकिन उसकी सेवा वो पूरे मन से करती रही। समर उसको इस तरह से उसका ख्याल रखते देखकर सोचता यही कि वो रिनी है जिसे कभी वो अपनाना नहीं चाहता था। आज उसके सबसे मुश्किल समय में वही उसका सहारा है। शायद उसकी अपनी बेटी भी इतना ना कर पाती। क्या रिनी का कविता के बारे में समर से झूठ बोलना सही था? क्या कविता वापस आएगी या रिनी की उम्मीद टूट जाएगी? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।